Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's session, we are going to discuss about variations in intelligence. So, what is the variations of intelligence? कि variations कैसे होती हैं, कैसे कैसे intelligence जो है vary करती है person to person. तो इसमें हम basically दो categories देखते हैं, एक होते हैं intellectually deficiency और एक होते हैं intellectually gifted. कुछ तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स रखते हैं लर्निंग के, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ों को याद करना बहुत इजी होता है, अपने मैथमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में वो बहुत अच्छे होते हैं. ऑन दी अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं बेसिक चीज़ों को भी लर्न करने के लिए. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी. तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में सबसे पहले बात करी थी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी. ये एक तरीके से पूरी एक एजेंसी है जो AAMD के नाम से स्टैंड होती है. प्लीज़ आप जो है इनकी डेफिनेशंस या जो फुल फॉर्म्स है, बेसिक स्टैंडर्ड्स है, उनको याद रखिएगा. कभी कभार ये क्वेश्चंस भी पुटअप कर लिए जाते हैं. तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में 3 की पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है. तो वो 3 की पॉइंट्स क्या दिए थे? सबसे पहली बात जो डेफिनेशन में बोली गई थी वो थी, किसी को भी अगर आपको इंटेलेक्चुअली जज करना हो या डिसेबल्ड कंसीडर करना हो, दैट पर्सन शुड शो स्लाइट सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सिग्निफिकेंटली सब एवरेज बिहेवियर होना चाहिए. मतलब जो इंटेलेक्चुअल पावर, फॉर एग्जाम्पल कोई 5 साल का बच्चा है, वो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, अगर उसकी सिमिलर एज का बच्चा उससे बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, या थर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड के सिचुएशंस या जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल होने के चांसेस होते हैं. मतलब आपकी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो जिन चीज़ों पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आप उसमें कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, या आप उससे भी ज़्यादा बेसिक लेवल की भी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उनमें भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज सब एवरेज बिहेवियर इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. सेकेंड चीज़ जो बोली गई थी इस डेफिनेशन में वो ये थी, इट रिलेट्स टू डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर. अब यहाँ तो अडेप्टिव बिहेवियर की बात हो रही है. डेफिसिट का मतलब होता है प्रॉब्लम होना अपने रेगुलरिटी ऑफ बिहेवियर, जो आपका रूटीन बिहेवियर है उसको अडाप्ट करने में, आपके जो नेचुरल या इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी फंक्शनिंग, आपकी फैमिली से जो चीज़ें आपकी रूटीन फंक्शनिंग है, फॉर एग्जांपल योर टॉयलेट ट्रेनिंग, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका रूटीन कैसा है, स्लीपिंग शेड्यूल्स, अगर इन सब में भी कहीं ना कहीं डिसफंक्शनिंग देखी जा रही है तो वो डेफिसिट्स ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर में कंसिडर किया जाता है. थर्ड वाज सेड दैट डेफिसिट्स मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दी डेवलपमेंटल पीरियड. इन्होंने कहा था कि जो भी डेफिसिट्स हैं आपके एडेप्टिव बिहेवियर के रिगार्डिंग या आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के रिगार्डिंग, वो आपकी जो है डेवलपमेंटल पीरियड में ही ऑब्जर्व हो जाने चाहिए. डेवलपमेंटल पीरियड में कंसीडर होता है आपकी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड. इसी ड्यूरेशन में आपका कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअली वो कहीं ना कहीं पता चल जाती है आपकी स्कूलिंग के थ्रू, आपकी फैमिली में आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में कितने एक्टिव है, उसके थ्रू हम इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी का पता लगा सकते हैं. अब हम बात करेंगे रेंजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की. ओके, तो कुछ सर्टेन रेंजेस में कैटेगराइज किया गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को. डिफरेंट लेवल्स हैं जिसको बेसिकली हम 4 कैटेगरी में देखते हैं. पहला है माइल्ड, देन मॉडरेट, देन सीवियर एंड देन प्रोफाउंड. माइल्ड हो गया जिसमें लीनियंसी होती है थोड़ी, और मॉडरेट उससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी की तरफ जाता है, सीवियर उससे एक लेवल अप, एंड प्रोफाउंड इज दी लास्ट वन. तो अगर हम बात करते हैं जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी IQ जो 55 से लेकर 70 तक वेराई करती है अगर IQ टेस्ट की जाती है तो. देन मॉडरेट की अगर हम बात करते हैं तो उनका IQ लेवल 35 टू 40 से लेकर 50 टू 55 के बीच में लाई करता है. एंड सीवियर वन IQ लाइज फ्रॉम 20 टू 25, 35 टू 40, इनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली लाई करेगा IQ. लास्ट वन इज प्रोफाउंड, हेयर IQ इज बिलो 20 एंड 25. आप देखेंगे यहाँ पर सर्टेन डिक्रीज है IQ के लेवल में. जो माइल्ड है उसमें आप IQ देखेंगे 55 से 70 तक लाई कर रही है. देन आपका आगे 35 टू 40 टू 50 टू 55. देन यू विल सी अ सर्टेन लेवल ऑफ डिक्रीमेंट लाइक 20 टू 25 टू 35 एंड 40, एंड लास्ट वन इज बिलो 25. आप लगा सकते हैं कि अंदाज़ा कि कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल अगर इस लेवल पर कैटेगराइज हो रहा है 20 टू 25, तो अपनी बेसिक रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ को भी वो करने में सक्षम नहीं होते हैं. नाउ वी विल सी द चार्ट ऑफ इट. अगर हम माइल्ड की बात करें तो पॉपुलेशन में 85% लोग ऐसे देखे जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जिनको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगराइज की जाए. मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी गई उसमें सबसे ज़्यादा माइल्ड ही है जो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज की जाती है. इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है नॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग कर सकता है, अपनी 6th ग्रेड तक की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग, रूटीन फंक्शनिंग उसको फॉलो कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है.
वो काफ़ी हद तक इतना रखते हैं इंटेलिजेंस लेवल कि उन्हें बेसिक जो है अपने काम वो खुद कर पाते हैं, अपनी रूटीन लाइफ को थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडरेट, 10% ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस पॉपुलेशन कैटेगराइज होती है, फॉल होती है इसके अंडर. यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स लर्न कर पाते हैं बच्चे, उनको सुपरविजन चाहिए होता है, सेफ्टी और सेल्फ हेल्प के फंक्शंस खुद कर पाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सीवियर, 5% ऑफ आईडी पॉपुलेशन यहाँ पर इस कैटेगरी में फॉल करता है. यहाँ पर जो है रीडिंग राइटिंग की जो एबिलिटी होती है वो नहीं हो पाती, मतलब वो सही से ना पढ़ पाते हैं ना बोल पाते हैं, उनको एक सुपरविजन की ज़रूरत होती है. वो अपने जो बेसिक स्किल्स हैं जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग, वाटर ड्रिंकिंग, ये सब एक्टिविटीज़ कहीं हद तक थोड़ा बहुत कुछ से करने की कोशिश कर सकते हैं. प्रोफाउंड इज़ द सीवियर वन, सीवियर से भी ज़्यादा हो गया, 1% ऑफ आईडी पॉपुलेशन फॉल करती है यहाँ पर. तो ये बच्चे ना रीड राइट कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं, इनको 24/7 जो है सुपरविजन की ज़रूरत होती है. अपनी बेसिक जो रूटीन है उसको फॉलो करने के लिए भी इनको सुपरविजन चाहिए होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस. वहाँ हमने बात करी डेफिशिएंसी की, कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं वो कैसे सफ़र करते हैं. अब सेकंड कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस. तो यहाँ पर एक स्टडी की गई थी 1925 में, जो कि की थी लुइस टर्मेन ने. टर्मेन ने 1500 स्टूडेंट्स को फॉलो किया था. वो बच्चे थे जिनका IQ अबव 130 था, और ऑब्वियसली 130 इज़ द बेसिक रेंज, जिसके ऊपर जिनकी IQ होती है उन्हें इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड स्टूडेंट्स माना जाता है. तो उन्होंने क्या यहाँ पर देखा, उन्होंने देखा, एग्जामिन किया कैसी उनकी इंटेलिजेंस जो है उनकी ऑक्यूपेशनल सक्सेस से और लाइफ एडजस्टमेंट से कहीं ना कहीं जो है रिलेट करती है, या उन्हें हेल्प करती है, कितने एडजस्टिंग वो है या अपने कितने लाइफ में वो सक्सेसफुल है, रैदर एकेडमिकली या अपने प्रोफेशन में वो क्या कर रहे हैं. ये सब जो है उन्होंने काफ़ी हद तक स्टडी करी थी, और इनकी जो स्टडी थी वो लॉन्गिट्यूडनल थी, क्योंकि ये बहुत सालों तक की गई थी, मतलब एक बचपन से लेकर उनकी काफ़ी अडल्टहुड तक की एज तक, अराउंड 40 ईयर्स तक उन्होंने उनको फॉलो किया था. उनकी लाइफ पे एक कंप्लीट रूटीन रखा था कि किस तरह से वो बड़े हुए हैं, किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, और क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करते आए हैं, और कितने सक्सेसफुल वो अपनी लाइफ में रहे हैं. तो गिफ्टेडनेस जैसी टर्म को हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक्सेप्शनल जर्नल एबिलिटी दैट शोज सुपीरियर परफॉर्मेंस इन वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज. मतलब गिफ्टेडनेस टर्म जो है उसका लेटरल मीनिंग ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली बहुत सारे डिफरेंट वाइड एरियाज में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, टैलेंट इज़ नैरोअर टर्म, जिसको हम कहते हैं रिमार्केबल, ऐसी एक स्पेसिफिक आपकी जो एबिलिटीज़ हैं जिनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ तक एक तरीके से जो है वो स्टेट करता है कि आप कितने ज़्यादा हाईली टैलेंटेड है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते टाइम. वो आपके इंटरेस्ट भी उसमें कहीं ना कहीं जनरेट होते हैं. देन अगर हम गिफ्टेडनेस को टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते थे कि 3 कॉम्बिनेशन वर्क करता है, दैट इज़ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट. जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उन बच्चों के अंदर जो लेवल होता है वो कमिटमेंट का बहुत डेडिकेटेड रहता है, तो वो काफ़ी हद तक गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहलाते हैं. देन हेयर आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेडनेस. वेरी फर्स्ट इज एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो आपका एज रेंज होगा ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप पुटअप करोगे, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चंस आप बहुत मिनटों में कर लोगे, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनका IQ रेंज बहुत हाई होता है. सेकेंड इज हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्रोसेस कर रहे हैं, जिनकी IQ 110 या 120 के अराउंड लाई करती है या 90 से अबव लाई करती है, उनकी एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, लेकिन इनकी हाई ऑर्डर फंक्शनिंग होती है जो स्टूडेंट्स 180 अबव IQ रखते हैं. देन सुपीरियर जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी. उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ उन्हें जर्नलाइज करनी है, क्या डिस्क्रिमिनेट करना है. मतलब कोई सिमिलर कोई 2 फंक्शनिंग उनके आगे रख दी जाए तो उनके अंदर बहुत ईजिली डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, या सिमिलर ट्यून्स को बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग. कि जो आपकी एज ग्रुप के बच्चे जिस क्रिएटिव लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो उनसे एक लेवल एक्सीड जाकर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का लेवल दिखा देते हैं. उनको काफ़ी हद तक इंटरेस्ट होता है अपनी फील्ड में वेल गोल अचीव करने का. नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम. इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अंदर से जो आपकी अंदरूनी मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी. इनका सेल्फ एस्टीम हमेशा देखा जाए हाई ही होता है, प्रोग्रेसिव होते हैं. इन्हें किसी भी मतलब कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसको लेकर नहीं बैठते. सेटबैक्स को एक तरीके से अपने लिए कहीं ना कहीं चैलेंज की तरह मानते हैं, उसको ऑक्यूपाई या उस पर्टिकुलर फील्ड में जितना भी इनका यूटिलाइजेशन होता है, जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही हो, ये उस प्रॉब्लम को, सेटबैक को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग. इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब उनकी जो थिंकिंग का लेवल है वो औरों ग्रुप से कन्फर्म नहीं करते.
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर भेड़ चाल, अगर आपने ये टर्म सुनी हो कि जैसे सब जिस तरफ जा रहे हैं वो उस तरफ नहीं जाते, अगर वो अपने किसी डिसीजन पे हैं तो उस पर अड़ के रहते हैं. इफ़ दे से दैट इज़ राइट फॉर देम, दैट वुड बी राइट फॉर देम. आप उनके ओपिनियंस को ईजिली चेंज नहीं कर सकते. लास्ट वन इज प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमी अचीवमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स. बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स अपने सेट करके रखते हैं. जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो इनके लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज भी होते हैं. बहुत लंबे समय के प्लान जो है पहले से कैटेगराइज करके रखते हैं. नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की. सबसे पहला जो डिस्टिंग्विश है दैट इज योर इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट. अगर हम इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें तो बेसिकली ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो ओनली वन पर्सन पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं एट अ टाइम. आप एक सिंगल टाइम ड्यूरेशन पे एक ही इंसान पे इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. देन इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू स्टेब्लिश अ रिपोर्ट. इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम रिपोर्ट को फॉर्म करते हैं, मतलब पहले सब कुछ लिखा जाता है एक इंडिविजुअल के बारे में, आपसे आपके डेली मतलब रूटीन के बारे में पूछा, आपकी एज फॉर एग्जांपल, आपका नेम एंड व्हाट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन. इस तरह से एक रिपोर्ट स्टेब्लिश की जाती है. लास्ट वन इज यहाँ पर ओरल एंड रिटन फॉर्म दोनों को यूज़ किया जाता है. मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो टेस्टर की पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के बाद ही फॉलो किया जाएगा. मतलब कोई भी अगर आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं, रिटन टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें आप टेस्टर ही का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो टेस्टर कंडक्ट करवा रहा है उसको वो क्या मानता है या क्या चेंजेस लाने की जरूरत पड़ रही है. अगर हम बात करते हैं ग्रुप टेस्ट की, तो ग्रुप टेस्ट जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन, लाइक एक साथ बहुत सारे लोगों पे साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों पे हम अप्लाई कर सकते हैं. एज अ नेम रिजेंबल्स की ग्रुप है तो काफ़ी सारे मल्टीपल लोग एक टाइम पे उस टेस्ट को दे सकते हैं. ग्रुप टेस्ट जो होते हैं इसमें क्या होता है, दे डू नॉट अलाउ अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्टिव फीलिंग्स. आपके सब्जेक्ट की क्या फीलिंग है उससे आप फेमिलियर नहीं हो. आपको एक टेस्ट दे दिया जाएगा, बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो इसमें आप सबके लिए सिमिलर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको एंड देन यू हैव टू आंसर देम. तो इसमें आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग पे फोकस नहीं होता. सबके लिए वही 4 ऑप्शन है, उन्हीं 4 में से आपको चूज करना होता है. तो इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन देम. नेक्स्ट इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है. वर्बल टेस्ट में क्या होता है, इट रिक्वायर सब्जेक्ट टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज ईदर ओरली और रिटन फॉर्म. वर्बल टेस्ट जो है वो ओरली और रिटन दोनों में हो सकता है. नॉन वर्बल की बात करते हैं हम इसमें पिक्चर का इलिस्ट्रेशन देखते हैं, पिक्चराइजेशन के थ्रू जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं. परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें, इट रिक्वायर्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क. मतलब आपको कोई एक तरीके से ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे, आपको उनके अंदर उनको टास्क को मैनिपुलेट करना पड़ेगा. मतलब डिफरेंट लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ेगा, या अपने एक कह लीजिए कॉन्सेप्ट्स को, मेंटल सेट्स को लगाना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट या दो आर्थर्स पॉइंट स्केल है, जो ये स्केल्स होते हैं, मतलब जो क्वेश्चनर्स होते हैं बेसिकली, जिनमें या तो येस नो के ऑप्शन होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो वर्बल टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं. अगर हम नॉन वर्बल में बात करें तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट. इसमें आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आप उस पिक्चर से क्या समझ रहे हैं या कौन सी पिक्चर किस एक ब्लॉक में फिट हो रही है, ये सब तरह के टेस्ट नॉन वर्बल में होते हैं. और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कोक्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट. आपको एक डिज़ाइन पर्टिकुलर बनाना होगा, आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, उसके ऊपर जिस तरह का डिज़ाइन पैटर्न फॉलो हो रखा है वही आपको बिल्ड करना होगा, जो मटेरियल आपको प्रोवाइडेड होगा. नेक्स्ट इज कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट. अब कल्चर फेयर का मतलब क्या होता है, वो टेस्ट जो कल्चरली फेयर हो, मतलब एक पर्टिकुलर कल्चर पे ही फॉलो हो रहे हो. सपोज कोई टेस्ट अगर हम इंडिया में बना रहे हैं तो इंडिया में भी वो हो सकता है वो कल्चर फेयर हो कि इंडिया की ऑल पॉपुलेशन पे वैलिड हो. और कल्चर बायस टेस्ट हो जाता है दैट शोज बायसनेस टू अ कल्चर इन विच दे आर डेवलप्ड. मतलब जिस कल्चर में डेवलप हो रहे हैं उसमें बायसनेस शो होना. फॉर एग्जाम्पल कोई टेस्ट अगर साउथ इंडिया में डेवलप हो तो हो सकता है वो नॉर्थ इंडिया के लोगों पे एप्लीकेबल ना हो, तो वो कल्चरल बायस टेस्ट हो गया. कल्चर फेयर जो ऑल पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं वैलिड होता है. और इनके एग्जांपल होते हैं जैसे नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि ये पिक्चराइजेशन का यूज़ होता है इन टेस्ट में और कहीं ना कहीं डिफरेंट डिज़ाइंस का यूज़ होता है. तो इन टेस्ट को आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो कल्चरली फेयर रहते हैं. लेकिन कल्चरल बायस क्या हो जाता है, इन टेस्टों में क्या होता है, अर्बन सोसाइटी के कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो रूरल सोसाइटी हो शायद उसके लोग उसे ना अटेम्प्ट कर पाए. क्योंकि इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, आपका थिंकिंग लेवल अलग होगा, आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होगी वो वेराई कर सकती है. हो सकता है कि वो टेस्ट इस तरह से डेवलप किया जाता है कि सिर्फ लिटरेट पीपल ही कर पाए, तो वो इलिटरेट वालों के लिए कहीं ना कहीं बायसनेस का काम करती है. नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया. अब इंडिया में इंटेलिजेंस टेस्टिंग कैसे रही है, व्हेन वी talk about it, that was S.M. Mohsin who constructed an intelligence test in Hindi in 1930s. उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट का डेवलपमेंट किया था हिंदी में. देन लॉन्ग एंड मेहता, दे प्रिपेयर्ड अ टेस्ट दैट वाज मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक. इन्होंने पहली बार प्रिपेयर करी थी.
जो कि रेडली अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और हमारी नेल्प्ट, दैट इज़ अ सोसाइटी फॉर योर साइकोलॉजिकल एजुकेशनल टेस्ट दैट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। एंड आपकी बुक में वेराइटी ऑफ टेस्ट के नेम्स मेंशन है, डू गो थ्रू देम कि कौन कौन से टेस्ट इंडिया में डेवलप हुए हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम एंड सच क्वेश्चंस आर put up in your examination. In the next video, we are going to discuss further about this chapter only. I hope you like this video. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Thank you so much for watching.